अब हम वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका का जो हस्तक्षेप हो रहा था इस क्षेत्र में, उसके ऊपर आ रहे हैं। वियतनाम, अब जो मुद्दा खड़ा हो रहा था वो था कि वियतनाम का एकीकरण करा जाए, क्योंकि वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर वियतनाम जहां पर साम्यवादी प्रभाव था, और दक्षिण वियतनाम जहां पे अमेरिका समर्थित पूंजीवादी प्रभाव था। 1960 में वियतकांग एक समूह था जो स्थापित हुआ। ये राष्ट्रीय मुक्ति सेना के नाम से जाना जाता था, और इसने संघर्ष शुरू कर दिया कि वियतनाम को एकीकरण करा जाए, क्योंकि जो उत्तरी वियतनाम था वो चाहता था कि एकीकरण हो जाए और दक्षिण वियतनाम नहीं चाहता था। अमेरिका ने इस संघर्ष में कह दिया कि ये शांति को खतरा कर रहा है, ऐसा उसने एक पत्र जारी कर दिया, और उसने हो ची मिन को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार उठा दिया। इससे उसे मौका मिला कि वो अपने सैनिकों को दक्षिण वियतनाम में भेज पाया। उसने कह दिया कि हो ची मिन गृह युद्ध करवा रहा है, इसलिए हमें अपने सैनिक भेजना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंतु जो एक्ट जो जो हो रहा था वहां पे वो था कि न्यू दिन दियम, उसने अपनी एक सरकार बनाई हुई थी। वो बहुत ही तानाशाही क्रूर सरकार थी जिससे जनता परेशान थी। तो 1963 में सेना का विद्रोह हो गया, न्यू दिन दियम की हत्या हो गई और सैनिक सरकार स्थापित हो गई। तो ऐसा हुआ कि सरकारें आती गई और सरकारें जाती रही। 5 अगस्त 1964 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। चीन और रूस चेतावनी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। चीन और रूस ने चेतावनी देने की कोशिश करी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। काफी हिंसक युद्ध था ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। और बल्कि मेरे को बात दिलचस्प भी लगी कि कितना ज्यादा हिंसक युद्ध हो गया था ये। अ, खतरनाक हथियारों का उपयोग किया जा रहा था, टैंक आ रहे थे, बम वर्षक विमान आ रहे थे, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, लोगों की मौतें हो रही थी। जो औरतें वर्ग थी उनके साथ बहुत ज्यादा बलात्कार भी हो रहा था। तो बहुत ही ज्यादा हिंसक युद्ध था ये। तो अब ये तो होगा ही कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को विरोध मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्रूर और हिंसक युद्ध होता जा रहा था। रसेल एक बहुत ही जाना माना दार्शनिक होता था, जिसकी अ, सोच लोगों में जानी मानी थी। उसने भी एक अदालत लगाई जिसमें इस अंतरराष्ट्रीय अदालत पर रसेल ने अमेरिका को घोषित किया कि वियतनाम में जो युद्ध चल रहा है वो अमेरिका के कारण हो रहा है। और बल्कि इस युद्ध की वजह से आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा था। अमेरिकी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, उनका पैसा जा रहा था, और डॉलर का जो मूल्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो गिरता जा रहा था। परंतु युद्ध कायम रहा। अब इस युद्ध में वियतनामी अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, और इनकी इनकी वीरता बहुत ज्यादा दिख रही है। सबसे ज्यादा उन महिलाओं की जो हो ची मिन मार्ग की मरम्मत करती थी, या फिर अपने बच्चों को पीठ पे लेके बंदूकें चलाती थी। और जो प्राचीन जो तुम्हारी नायिका थी उनसे प्रेरणा लेके वो अपने युद्ध में लगी रहती थी। यह वीरता वियतकांग के द्वारा भी दिखाई जा रही थी। 1968 में अमेरिकी अमेरिकी के कुछ भगाओं को ठिकाना बनाकर वहां पे धावा बोल दे रहे थे, और बहुत ज्यादा चोटें पहुंचा रहे थे। इससे दिख रहा था कि इनकी इनकी वीरता दिख रही थी, और ये भी दिख रहा था कि हो ची मिन मार्ग बहुत ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बमबारी से वो नष्ट नहीं हो रहा था।
हो ची मिन मार्ग जरूरी है उसे नोट करना। लाओस कंबोडिया से चलकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, और इसमें ये होता था कि अमेरिका बहुत बार इसे नष्ट कर देता था, बहुत बार इस पे बमबारी करता था, परंतु फिर से लोग इतनी ज्यादा हिम्मत के साथ उसकी मरम्मत कर दिया करते थे, उसे फिर से ठीक कर दिया करते थे, तो ये मार्ग नष्ट नहीं हुआ, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखता था। ये सब देख के अमेरिका लाओस कंबोडिया और वियतनाम इन तीनों के बीच में फंसा हुआ था, और फिर उसे वापस ही आना पड़ा। अब अमेरिका भी शांति चाहता था, तो शांति की वार्तालाप शुरू हो गया था। इसी से दिखता है कि 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। 6 माह तक ये चली, 6 माह तक ये वार्तालाप चला कि शांति कैसी आया जाए। आखिरकार ये दिखता है कि अमेरिका को अपनी सेनाएं हटानी पड़ी, पहले बमबारी रुकी। 7 जून 1969 में वियतनामी शिष्टमंडल के द्वारा वियतकांग ने सरकारें बना दी, और रूस और चीन ने बहुत ही जल्दी इनका समर्थन कर दिया। परंतु इसी दौरान हो ची मिन की मृत्यु भी हो गई। अब इस युद्ध के बाद ये हुआ कि अमेरिका को बहुत ही ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार किया था। ये भी एक कहानी बहुत ज्यादा जानने मानने में आ गई, माइली गॉफ की कहानी, जहां पर एक गांव था जहां पे अमेरिका ने बहुत ही सारे आदमियों को मार दिया, औरतों और बच्चों को बंधक कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। और इससे उससे आलोचना मिल रही थी, तो अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति घोषित हुआ, और उसने ये जिम्मेदारी ली कि वो शांति को स्थापित करेगा। ये नया राष्ट्रपति निक्सन था। उसने 5 सूत्री एक योजना बनाई, जिसमें 5 मंजिलें थी। सबसे पहले, ताकि शांति घोषित हो पाए, सबसे पहले हिंद चीन की जो भी सेनाएं हैं वो वहीं पे युद्ध बंद करके वहीं स्थिर हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करी जाएगी, पर्यवेक्षक मतलब कि निगरानी करी जाएगी कि ये शांति बनी रहे। कोई और देश, तीसरा तीसरा जो उसने मंजिल बताई, कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा था कि सारी लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, और पांचवा था कि हिंद चीन में जो भी संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो शांति प्रस्ताव था वो अस्वीकार कर दिया गया, तो फिर से अशांति की स्थिति बन गई थी, फिर से बमबारी होने लग गई। फिर एक और समझौता हुआ 24 अक्टूबर 1972 में, वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम का समझौता हुआ, पर वो फिर से टूट गया, फिर से बमबारी शुरू हो गई। तो शांति अशांति यही यही पढ़ाव आया जा रहा है। कभी शांति होती है, कभी अशांति होती है, समझौता होता है, टूट जाता है। ये बमबारी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी, अ, बहुत ही ज्यादा इसकी शक्ति थी, बल्कि हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था उस उतनी शक्ति, बल्कि उससे ज्यादा ही शक्ति मानी जाएगी। आखिरकार जाकर 27 फरवरी 1973 में पेरिस और पेरिस में वियतनाम पेरिस में हुआ ये समझौता, जिसके तहत अमेरिका 60 दिनों में वापस चला गया, और वियतनाम का एकीकरण हो गया, वो एक देश बन गया। 1975 में जाके उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गया, और ये जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। जो आखिरी पन्ना है वो बस ये सब बता रहा है कि हमें ये याद कराने की कोशिश करा रहा है कि कितनी
बड़े स्तर पर ये युद्ध हुआ था, कितनी जानें गई, कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी ज्यादा चोटें झेलनी पड़ी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, अभ्यास पर। जो प्रश्न है उन्हें एक बार देख लेंगे। हेलो, तो अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका उत्तर हुआ। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यापारी वैली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। सिहानोक कंबोडिया का शासक था। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बॉय चाउ। सातवें का है हनोई समझौता। आठवें का है रसेल। नौवे का है निक्सन। हुआ आंदोलन धार्मिक था। रिक्त स्थानों में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा था। जो अगला सवाल है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूगन आई को। ये वाला जो सवाल है, हो ची मिन का दूसरा नाम। वियन वियन फू में फ्रांस हार गया था। हम आ गया, अनामी दल का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर ढूंढना थोड़ा कठिन था, परंतु मेरे को यहाँ पे मिला, जोंगुएन आई। मैं इसके बारे में पूरी तरह से मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती कि सही है, पर यही होना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, उसका उत्तर मुझे यहाँ पे मिला है। व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था मजदूरी की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। ये वाला उत्तर इसका आ जाएगा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का उत्तर यहाँ पर भी है, चौथे पन्ने पे मेरी स्क्रीन पर। और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। और इसका उत्तर यहाँ पर है। अब जो अगला प्रश्न है कि बाओदाई कौन थे, तो सबसे पहले ये खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बाओदाई के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर। तो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाओदाई को बुलाया गया पेरिस से। तो ये एक नेता थे जो पूंजीवादी सोच रखते थे। अमेरिका ने उन्हें पेरिस से बुलाया ताकि जो साम्यवाद का विरोध करते हैं वो वियतनामी बाओदाई का समर्थन कर ले। वो वियतनामियों को बांटना चाहते थे, उसके लिए बाओदाई का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या था? उसके लिए सबसे ऊपर चले जाएं। पहले बता दो कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे। हिंद चीन एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उसमें किन किन संस्कृति का प्रभाव था? वियतनाम में चीन का प्रभाव था और लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तो ये जो पहले के 2 पन्ने हैं उनमें से एक छोटा आंसर बना के यहाँ पे लिख देना।
जनेवा समझौता के लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिकी हस्तक्षेप वाले खाने पर। यहाँ पर जनेवा समझौता के बारे में बनाया है, तो इस वाले खाने में आकर जनेवा समझौते के बारे में बता दो। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, वो भी अमेरिकी हस्तक्षेप वाले खाने में ही है। हुआ हुआ के बारे में पहले यहाँ पे बता दो। ये है 54 पन्ना, और यहाँ पे 55 पन्ने पे लिखा हुआ है एक धार्मिक वर्ग था और इसने आक्रमण किया, तो ये सब बस लिख दो, ये इस प्रश्न के लिए काफी है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो अब तुम्हारे थोड़े लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं, तो इनमें जो तुम्हारी जो सबसे अच्छी नीति रहती है कि जो भी तुम्हें याद आए उस उस टॉपिक से जुड़कर वो सब लिख दिया करो, ताकि जो तुम्हारे, और थोड़े ज्यादा ही शब्द लिखा करो, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द लिखोगे उतने ज्यादा जो टीचर हैं वो प्रसन्न होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा देख के। तो जो भी तुम्हें याद आए उस टाइम पर वो सब लिख डालो। तो फ्रांसीसी प्रसार के बारे में सब कुछ लिख डालो। अब देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताओ कि कि जो फ्रांस के लोग हैं वो हिंद चीन के तरफ आए थे। थोड़ा सा तुम इसके पहले का इतिहास के बारे में बता सकते हो कि इतनी सारी कंपनियां आई थी, परंतु फ्रांसीसी जो लोग थे वो हिंद चीन की तरफ गए। फिर तुम थोड़ा उद्देश्य भी बता सकते हो कि क्यों उन्होंने किया, फिर उनकी नीतियां बता दो कि उन्होंने व्यापारिक नगरों के साथ नगरों के साथ शुरू किया, फिर किसानों के लिए भी शोषण शुरू किया, फिर उन्होंने क्या क्या नीतियां लगाई ताकि उत्पादकता बढ़ जाए, वियतनाम को तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक देश बना दिया। फिर ये भी बताओ कि वो कैसे हारे। फिर उन्होंने फिर से नीति लगाई है बाद में, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो एक बहुत बड़ा यूनियन बनाएगा ताकि वो फिर से वियतनाम में घुस पाए। तो ये जो उनका हार जीत का जो ये जो उनका उपनिवेश स्थापना था, उपनिवेश स्थापित करने का पड़ाव था, उसके बारे में अलग अलग चीजें बता दो। तो ये तुम्हारे चैप्टर में अलग अलग जगहों पे तुम्हें मिलेगा फ्रांस के विस्तार के बारे में हिंद चीन में। तो ऐसे तुम्हें शुरू करना है, और दो तीन पन्ने लिख दो, जितना तुम्हें याद आ जाए उस समय पे कि फ्रांस का प्रसार कैसा हुआ था। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये तुम्हारा अंत के खाने में है। अच्छा लगता है अगर तुम एक बड़ा आंसर लिखो, जिससे टीचर को पता चले कि तुमने ढंग से चैप्टर समझा है और तुम्हें चीजों की क्रिया याद है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। इतिहास में यही है कि ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ, तुम्हें बस यही याद रखना है कि किस चीज के बाद क्या हुआ। तो तुम बता दो कि युद्ध क्यों हुआ, अमेरिका का हस्तक्षेप उसमें रहा, कैसे कैसे वो युद्ध हुआ, वो सब बता दो। एजेंट ऑरेंज तुम्हारे 62 पन्ने पे है, तो इसके आसपास तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। कि एजेंट ऑरेंज के बारे में बता दो, और जो और क्या पूछा था, और जो हथियार थे उन सब का भी वर्णन कर दो। यहाँ जगह पे दिया हुआ है। रासायनिक हथियार तुम्हारे
61 पन्ने पे दिए हैं। यहाँ पे तुम्हें बताया गया है बहुत खतरनाक हथियार, टैंक, बम वर्षक विमान व्यापक प्रयोग किए गए थे, रासायनिक हथियार, नापाम, ऑरेंज एजेंट, फास्फोरस बमों, इन सब के बारे में तुम यहाँ पे बता दो। तो 61 और 62 पन्ने पे है इसके बारे में। अब तुम्हें बताना है होची मिन के विषय पर। तो सबसे पहले बताओ कि होची मिन था कौन। यहाँ पर होची मिन की शुरुआत के विषय की शुरुआत होती है। ये है 49 पन्ना। तो उसका दूसरा नाम था न्यूगन आई कोक। उसने पेरिस से साम्यवादी का एक गुट बनाया। होची मिन यहाँ पर आ गया। होची मिन एक जरूरी विषय है, वो सच्ची में एक जरूरी विषय है। उस पर ध्यान रखना, उसके बारे में ध्यान रखना। उसने कार्यकर्ता करी, उसने वियतनाम कांग सांदेंग बना दिया। जो भी तुम्हारे उत्तर हैं वो सारे तुम्हें चैप्टर में मिलेंगे। तुम्हें बस सही जगह को ढूंढना है। तो अगर तुमने ढंग से चैप्टर पढ़ लिया है, एक एक चीज समझ लिया है, ये काम मत करना कि अ, बस तुमने चैप्टर की तुमने पुराने साल के प्रश्न उठाए, उन्हें पढ़ लिया और बस चैप्टर को ढंग से पढ़ा नहीं। बल्कि प्रश्न भी उतने जरूरी नहीं है अगर तुम चैप्टर को ढंग से समझ लो। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। होची मिन मार्ग। होची मिन मार्ग क्या है, वो मैंने उस समय भी बताया था कि ये एक जरूरी विषय है, इस पे प्रश्न आने की ज्यादा क्षमता है। होची मिन मार्ग के बारे में बताया 62 पन्ने पे, ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। वस्तुतः हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया, तो ये कहाँ कहाँ था। अमेरिका सैकड़ों बार इसे नष्ट करने की कोशिश करता था, पर वो फिर से उसकी मरम्मत हो जाती थी। तो ये सब लिख दो इस वाले प्रश्न में। अब हम आखिरी के प्रश्नों पर आ जाते हैं। सबसे पहले है ये प्रश्न, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इसकी चर्चा करें। इसका उत्तर है अमेरिकी हस्तक्षेप वाले खाने में, कि अमेरिका घुसा क्योंकि उसे फ्रांस का समर्थन करना था और जनेवा समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। वो सब इसके उत्तर में आएगा, ये वाले। तो यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसका भी उत्तर सीधा मिल जाएगा। एक खाने का नाम ही यही है कि हिंद चीन, ये रहा 86 पन्ने पे, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर भी यहीं पर है। ये रहा माइली गांव, ये जो बक्से में माइली गांव के बारे में लिखा है, और इसका प्रभाव आगे जाके उसका उत्तर मिलेगा कि इसी पन्ने पर कि अमेरिका को अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ा, बहुत ज्यादा आलोचना हुई क्योंकि क्रूर इतनी ज्यादा क्रूर चीजें कर रहा था अमेरिका अमेरिका के युद्ध कराने की वजह से। इसके बाद है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका उत्तर भी यहीं पे है, माइली गांव के साथ में। यहाँ पे 5 सूत्र बताए गए हैं और इसका प्रभाव ये था कि फिर भी इन सूत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर से उन्होंने एक और समझौता किया, वो भी, उससे भी उत्तर नहीं आ पाया। तो ये सब
इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। इसमें तुम्हें अपना सोचने का नजरिया बताना पड़ेगा कि फ्रांसीसी उपनिवेश के कारण शोषण भी हुआ, परंतु अच्छी नीतियां भी हुई, अच्छे काम भी हुए। जैसे कि वियतनाम में चावल का उत्पादन इतना बढ़ गया कि पूरे विश्व में वो उसके लिए जानना माना हो गया। तो इसमें तुम्हें अपना सोचने का नजरिया बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो जो शोषण था उसको कभी भी तुम सही नहीं कह सकते। शोषण का कभी भी, शोषण गलत था। आके बहुत ही ज्यादा निर्दयी निर्दयी चीजों को सहना पड़ा आम जनता को। उपनिवेश का समर्थन मैं नहीं कर सकती, परंतु तुम अपना देखने का नजरिया बताओ। इसका उत्तर मिलेगा, यहाँ पर इसकी भी चर्चा करना कि फ्रांस ने क्या क्या नीतियां करी थी। शोषण भी था तो क्या क्या नीतियां करी थी, इसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा इस वाले पन्ने पर। अगले प्रश्न पे जाते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। पूरा चैप्टर ही हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में है। तो जो जो सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं हुए हैं उन्हें एक छोटे तौर में इस उत्तर में लिख देना। क्योंकि ये एक छोटा उत्तर है तो इसमें पूरा चैप्टर तो नहीं लिख सकते, तो छोटी छोटी चीजों को, जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी उन्हें छोटे तौर में लिख देना। अगला प्रश्न भी काफी इसके जैसा ही है, राष्ट्रवाद पर वर्ग में परिचर्चा करें, बट इसका जो इसको बस थोड़ा और ज्यादा बड़ा बना देना। पिछले वाले प्रश्न से इसको और ज्यादा फैला कर लिखना। अंतिम प्रश्न है, हो ची मिन मार्ग के संरचना बनावट और महत्व पे चर्चा करें। हो ची मिन मार्ग के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। उसका उत्तर है यहीं पर। तो 62 पन्ने पर हो ची मिन मार्ग की चर्चा की गई है। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसको और ज्यादा फैला कर लिखना है। हो ची मिन मार्ग के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें भी इस प्रश्न में डाल दो, और इसके बाद के इसके अगले पन्ने में जो लिखा है उन उसमें से भी जो जरूरी चीजें हैं उन्हें उठा के डाल दो, ताकि एक अच्छा बड़ा उत्तर बन पाए। और इससे मैं अपने लेसन की समाप्ति पर आती हूँ। धन्यवाद मेरे साथ बैठने के लिए, सुनने के लिए, और मेरी आशा रहेगी कि आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए, अच्छा जाए आपका एग्जाम। तो हाँ, धन्यवाद।